यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य के मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद अब देखिए कई कयास लग रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी में इस वक्त खलबली मची है। मौर्य के साथ दो अन्य विधायकों ने भी इस्तीफा दिया और दावे किए जा रहे हैं कि कुछ और विधायक भी हो सकते हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं इसके इंतजार में, और ऐसी खबरों ने बीजेपी को परेशानी में डाल दिया। उधर बगावत के बीच दिल्ली पार्टी मुख्यालय में अमित शाह लगातार बैठक कर रहे हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने मैराथन बैठक की, आज भी वो सिलसिला जारी है और यहां कोशिश ये कि जो विधायक छोड़कर जाने के इंतजार में उनको जल्द से जल्द इस्तीफा देने से पहले ही मना लिया जाए। तो यूपी में जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं, तनाव की स्थिति बीजेपी में पैदा हुई है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा सौंपा है। हालांकि उनकी बेटी अब सामने आई, उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या रुख अपनाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य देखना होगा। लेकिन इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि जिनकी बात सुनी नहीं गई, दलित और पिछड़ों का विकास नहीं हुआ, ये बात भी उन्होंने कहा। जो विधायक इस्तीफा दिए उनका भी ये कहना है कि वो लगातार सरकार से अपनी बात कहते रहे, लेकिन सरकार ने जब उनकी बात नहीं सुनी तो आखिरी विकल्प उनके पास अब जाकर इस्तीफा देना ही था। तो यूपी में जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, उसी को लेकर तनाव की स्थिति भी बीजेपी में नजर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, उसके बाद ही कयास लगने लगे स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि किस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है वो समाजवादी पार्टी में जाएं। वहीं ब्रजेश प्रजापति, उन्होंने भी बीजेपी का साथ छोड़ा और अब वो किधर जाते हैं ये भी देखना होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही उन्होंने भी इस्तीफा दिया और ऐसी संभावना बीजेपी के अंदर है कि कई और विधायक हैं जो नाराज हैं, उनको मनाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। बीजेपी विधायक पद से इस्तीफा रोशन लाल वर्मा ने भी दिया है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में इसी को लेकर आज अहम बैठक होनी है, चुनावी रणनीति तय होनी है और उम्मीदवारों के नामों पर आज चर्चा की उम्मीद है। और ये कहा जा रहा है कि जिन जिन विधायकों की टिकट कटने की संभावना विधायक महसूस कर रहे हैं, वो जाहिर तौर पर पार्टी से नाराज हैं और वो पार्टी छोड़कर जाना चाह रहे हैं। तो ऐसे में उनकी नाराजगी दूर कैसे की जाए और विधायकों को कैसे अपने साथ रखा जाए, इसकी रणनीति भी बनेगी। इसलिए देखिए, कल भी लंबी बैठक चली, महत्वपूर्ण बैठक। उसके बाद यानी मंगलवार को अमित शाह ने 10 घंटे तक देखिए इसी को लेकर बैठक की। 10 घंटे में शाह ने 6 क्षेत्रों को लेकर समीक्षा की। बीजेपी के क्षेत्रीय प्रभारियों से अमित शाह ने चर्चा की है और कई सीटों पर 2-2 उम्मीदवार, 3-3 उम्मीदवार हैं, वहां किस तरीके से सामंजस्य बैठाया जाए उसकी भी आगे रणनीति तय हो रही है। अब सवाल है कि आखिर क्यों बीजेपी के विधायकों ने पार्टी छोड़ी है। चुनावों से ठीक पहले ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी 40 से ज्यादा विधायकों का इस बार टिकट काटने वाली है। हालांकि कुल कितने वर्तमान विधायकों के टिकट काटे जाने हैं या वो कौन कौन से नाम हैं, ये अब तक तय नहीं है। माना यह जा रहा है कि इसी वजह से बीजेपी में खलबली मची हुई है। आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि मंत्री पद से इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। आपके ऊपर आरोप है कि बेटे को टिकट नहीं मिला, इसलिए आप पार्टी छोड़ दी। अरे बेटे या बेटी को टिकट मिले ना मिले इससे कोई मतलब नहीं भाई। हमारे सामने पूरा प्रदेश है, दलित है, पिछड़ा है, किसान है, बेरोजगार नौजवान है, छोटे लघु मध्यम व्यापारी हैं, इसलिए उनके हितों की मुझे चिंता है। एक बेटा नहीं, 1000 बेटे हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, इसलिए हम उन सब की लड़ाई लड़ते हैं। हम केवल एक बेटी और बेटे के चक्कर में राजनीति नहीं करते। आपकी जो समाजवादी पार्टी में जो आपके साथ जाएंगे, उनसे सीटों को लेकर के भी बात हुई है, कितने लोग जाएंगे आपके साथ, उनका क्या होगा? अभी मोरी किसी से कोई वार्ता नहीं हुई। मैं इन 1-2 दिनों में बात भी करूंगा, कार्यकर्ताओं से संवाद भी करूंगा। कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार मैं अगले निर्णय लूंगा। पार्टी छोड़ने की वजह क्या थी, क्या लगा? पार्टी छोड़ने का वजह पत्र में उल्लिखित है। आपको ये कहना है कि वक्त के हिसाब से आप हमेशा उत्तर प्रदेश की राजनीति स्वामी प्रसाद मौर्य के चारों ओर घूमती है। जिन नेताओं को घमंड था कि वो बहुत बड़े तोप हैं, उस तोप को मैं 2022 के चुनाव में ऐसा दागूंगा कि उस तोप से भारतीय जनता पार्टी के नेता ही स्वाहा हो जाएंगे। बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 3 विधायकों का इस्तीफा हो चुका है और यह भी माना जा रहा है कि ये सभी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन अपने इस्तीफे को लेकर उनकी क्या दलील है, सुन लीजिए। जो सरकार है, हमें किसी नजर शिकायत नहीं है, न अमित शाह जी से, न नड्डा जी से, न योगी जी से। हमको इनकी गलत नीतियों से शिकायत है।
और गलत नीतियों के खिलाफ हमने अपना इस्तीफा दिया है। हम राजनीति में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ते, हम जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए जनता के हितों में इनकी नीति बाधक आ रही थी और यही कारण है कि मैंने अपने इस्तीफा पत्र में साफ साफ कारणों का उल्लेख किया है। अब विधायक तो कई लोग हमारे संपर्क में हैं, प्रदेश भर से हैं संपर्क में, और लगातार वो लोग आ भी रहे हैं, कुछ लोग पहुंच चुके हैं, कुछ लोग और आ रहे हैं। और सिर्फ बुंदेलखंड की बात ही नहीं, बुंदेलखंड में तो भारतीय जनता पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा, उत्तर प्रदेश से भी ये खत्म होने वाली है। और आप इतिहास देख लीजिए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब किसी दल को छोड़ते हैं तो उस दल का क्या हाल होता है। बसपा का 19 सीटों में सिमट गई, भारतीय जनता पार्टी उससे भी कम सीटें पाएगी। कल तक शिकायतें आप लोगों को जानकारी होगी, करते रहे, अपने उच्च नेताओं से करते रहे कि ये नहीं सुन रहे हैं। कौन नहीं सुनता है? किस किस से शिकायत करी, कौन नहीं सुन रहा था? मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री जी से शिकायत की, हाँ। संगठन शिकायत की, स्वतंत्र देव जी से शिकायत की, एक बार नहीं की, अनेक बार की है। क्या शिकायत होती थी आपकी? जी, क्या शिकायत होती? जनता की जो समस्याएं थी उनका निवारण नहीं हो रहा था, जनहित कार्य नहीं हो रहे थे। अब देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद राजनीतिक हलकों में सरगर्मियां तेज हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्या कह रहे हैं लोग, सुनिए। जो व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी में जिसका काफी समय बीता, वो बहुजन समाज पार्टी का नहीं हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने उनको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, तो क्या वो गारंटी है कि समाजवादी पार्टी का ही बना रहेगा? उनको तो अवसर देखने पर दल बदल की आदत सी पड़ गई है, सब वो अपना करेंगे। और जो विधायक उनके साथ हैं, उनके व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं, वो अपना उनके साथ जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उन विधायकों का भी यही है कि जो आदमी बसपा का ना हुआ, जो भाजपा का ना हुआ, वो क्या गारंटी है कि समाजवादी पार्टी का बना रहेगा? मैं ये भ्रम दूर कर दूं, बेटे और बेटी के लिए पिताजी कभी ना प्रेशर बनाए हैं किसी के ऊपर, बल्कि पार्टी ही 2012 में मुझको विधानसभा का टिकट दी, 2017 में भी विधानसभा का टिकट मुझको दी, और बहन जी को भी पार्टी ने ही टिकट दिया है। जब उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं मिलते थे तो बहन जी को ही टिकट देने का काम किया, देकर उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया गया था। आज भी कोई भी ऐसा एक विषय नहीं है जिस पर बेटा और बेटी के लिए माननीय मंत्री जी टिकट मांग रहे हों। अब बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया, सुनिए। मौर्य जी को क्या कहूँ, अभी 11 तारीख को प्रधानमंत्री के मंच पर थे और उन्होंने तो अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। अभी 11 तारीख से इस बीच में कोई बात हुई हो तो उसको कहना चाहिए उन्हें। हम कहते हैं 11 तारीख को जब प्रधानमंत्री, बहुत बड़ा मंच था, राष्ट्रीय नेता हैं देश के लोग, उन समस्याओं के समाधान का नाम संविधान, उसको लागू करने का जिम्मेदारी होता है। तो अगर उनके मन में समस्या थी तो उन्हें मंच से रखना चाहिए, जैसे मैंने रखा कि भाई मेरे समुदाय का मामला है, हम लोग वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी जज है, मोदी जी, योगी जी, इनको समस्या का समाधान करना चाहिए। और पिछली सरकारें जो जज थी वो जजमेंट नहीं किया, कलम उल्टा चलाया, इसलिए वो खत्म हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी को जज में कलम चलाना चाहिए, चाहे 1 दिन हो चाहे 2 दिन हो, इस पर प्रोसीडिंग होनी चाहिए। अब वो चले गए तो अब उनको उनसे जवाब मिलना चाहिए क्यों चले आए, और लिखा भी है उन्होंने। तो मैं कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी में एक प्रदेश अध्यक्ष थे और एक पहचान दिया था कांसी राम ने, एक मिशनरी आदमी है, और जिस मिशन के जिसकी बात करते हैं तो कभी सदन चली तो सदन में उन्हें आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि समस्याओं का जो समाधान है वो संविधान होता, विधानसभा होता है। जो भी लड़ाई हो विधानसभा में होनी चाहिए। अखाड़ा विधानसभा, भाग वहां लिखा जाता, वहां तो कभी आवाज नहीं उठाए, न तो उन्होंने कभी बोला, हम कहते हैं मंच पर भी नहीं बोला। आज जो जब चुनाव आयोग ने सभी का ही मान के चलो कि आचार संहिता लगने वाला पावर खत्म, विधानसभा का भी खत्म, मंत्री भी खत्म, जब खत्म हो गए तब आप इस्तीफा दे रहे हैं 5 साल। तो अभी बेटी जब इस्तीफा दीजिए, अगर नीतियां खराब हैं, आप इस्तीफा दे रहे हो तो बेटी से भी इस्तीफा दिलवा देते हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि यूपी बीजेपी के कुछ और विधायक भी इस्तीफा देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आने वाला है। आज मौर्य जी ने जो इस्तीफा दिया मिनिस्ट्री से और पार्टी से, और इस्तीफा लेकर
समाजवादी पार्टी को सहयोग देने की बात उन्होंने कही और साथ साथ इनके साथ भी 13 एमएलए और कुछ साथी वो इस पर ज्वाइन होने वाले हैं। और आज 9 से शुरुआत है, आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में हर दिन कोई न कोई नया चेहरा वहाँ से छोड़कर यहाँ आएगा और परिवर्तन के प्रक्रिया में शामिल होगा। उधर बीजेपी विधायक प्रतिभा शुक्ला का भी नाम इस्तीफा देने वालों की लिस्ट में सोशल मीडिया में आया तो उन्होंने फौरन सफाई दी और कहा कि मैं बीजेपी में हूं और हमेशा रहूंगी। सोशल मीडिया में जो विरोधियों द्वारा सपा में जाने की भ्रामक और असत्य खबरें प्रसारित की जा रही हैं, इस संदर्भ में मुझे यह कहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार, निष्ठावान, समर्पित कार्यकर्ता हूं। मैं आजीवन भाजपा में रहूंगी और विरोधियों से मुझे ये कहना है इस तरह की खबरें न प्रसारित करें, नहीं तो मानहानि का मुकदमा दायर करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ तस्वीरें जो दिखा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सियासी पारा चढ़ रहा है और बीजेपी में तनाव की स्थिति तब से पैदा हो गई जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अचानक से इस्तीफा दिया। अब कयास लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि देखिए तस्वीरें भी अखिलेश यादव के साथ आई, बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी अखिलेश यादव ने किया। हालांकि उनकी बेटी कह रही है कि समाजवादी पार्टी में नहीं जाने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अगर ऐसा है तो अगला स्टैंड क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसी के साथ साथ बीजेपी के सामने बड़ा सवाल तो ये कि जो विधायक उनसे नाराज है, क्योंकि माना जा रहा है कि जब टिकट दिए जाएंगे, बहुत सारे विधायक हैं जिनका टिकट कट सकता है और इसीलिए विधायकों में नाराजगी है और बीजेपी का साथ छोड़कर किसी दूसरी पार्टी का साथ दे सकते हैं ये विधायक। मैंने दलितों, पिछड़ों, सब लोग खड़े हैं, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। चुनावी राजनीति में सब कुछ संभव है। जो कल तक करीब थे वो रकीब हो गए, जिनसे दिल मिले थे वो दल से अलग हो गए। ऐसा भी वक्त राजनीति में आता है कि अच्छा खासा दोस्त भी जुदा हो जाता है। तो जुदा हो गए बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य, दे दिया इस्तीफा इस ऐलान के साथ कि आगे आगे देखिए होता है क्या। मेरे इस्तीफे का असर 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आपको देखने को मिलेगा। 10 मार्च को क्या होगा फिर? 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को बताइए, 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को जो भी होगा वो जनता आपके सामने उस परिणाम को देगी। जीवन के नए पथ पर चुनाव को कहते होंगे लोकतंत्र का उत्सव, लेकिन चुनावी राजनीति लोकतंत्र का वो कठोर चेहरा है जिसमें सत्ता तक पहुंचने की खुरदुरी बिसातें बिछी हैं। उन्हीं बिसातों पर चली गई है ये चाल। योगी सरकार में रोजगार और समन्वय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को अब न बीजेपी की नीति समझ आ रही है और न ही रणनीति, वो भी उस वक्त जब बीजेपी आला कमान दिल्ली में टिकट बंटवारे पर मंथन कर रहा था। अब पूरा खेल दबाव बनाने की सियासत है या टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी, क्योंकि सूत्रों की माने तो बीजेपी के 45 विधायकों का टिकट कट सकता है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बगावती तेवर ने पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया मैं नहीं जानता। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। सियासी बोल बदले तो तस्वीरें भी बदलने लगी। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अपनी तस्वीर ट्विटर पर शेयर की और इशारों में स्वामी के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की अटकलों को हवा दे दी। सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का समाजवादी पार्टी में सम्मान, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य भी यूपी की सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। बीजेपी से इस्तीफे का ऐलान किया लेकिन पत्ते पूरे नहीं खोले। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं,
तो कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से वार्ता हमें करनी ही होगी। हम किससे बात करेंगे ये हम अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करने के बाद तय करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में ओबीसी के एक बड़े चेहरे हैं, जिनकी कभी मायावती सरकार में धमक थी। वक्त बदला और बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को 2017 में पार्टी में शामिल कर लिया, बड़ा मंत्रालय दिया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले नहीं हैं, उनके पीछे कई विधायकों की एक टीम है जिसे तोड़ने की तैयारी है। ये दर्जनों विधायक आएंगे, दर्जनों इस्तीफा देंगे, अभी दर्जनों देंगे। आप देखते रहिए, अभी आगे की वार और आगे की धार देखते रहिए। कब तक इस्तीफा? 1-2 दिन में मैंने समय दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया तो पार्टी में बगावत तेज हो गई। कुछ और विधायक और मंत्रियों के पार्टी छोड़ने की खबरें आने लगी। बीजेपी छोड़ दी आपने? छोड़ नहीं रहे, छोड़ दी है। छोड़ दी है स्वामी प्रसाद जी के साथ। सपा में जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी प्रसाद मौर्य के बगावती तेवर ने यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है। स्वामी किधर जाएंगे, कितना बड़ा खेल करेंगे, सबके अपने अपने दावे हैं। ये लोग नाखादा लोग हैं, बेईमान लोग हैं। ये तो जिस पार्टी में जाएंगे उसी में गंद फैलाएंगे। लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना है, जिसको जिस पार्टी में जाना है जाए। हमने आपसे पहले कहा था कि हमारे 315 सीटें अभी तक डिक्लेयर हो चुकी हैं और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन लोग अगर टिकट बंटवारा करेंगे भी तो देखिएगा बहुत बदलाव आएगा और सारे भगदड़ मच जाएंगे और सारा फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिलने वाला है। ये सर फुटअव्वल होगी इन लोगों में कि हम किसके साथ जाएं, हम किसके साथ जाएं, ये सर फुटअव्वल होने वाली है। अब उन्हें मालूम है कि 10 मार्च को सुबह का सूरज तो भाजपा राज में उगेगा और जब डूबेगा तो अपने साथ भाजपा को लेकर डूब जाएगा। तो सब लोग ठिकाने तलाश रहे हैं, कोई सपा में जा रहा है, कोई बसपा में जा रहा है, कोई कांग्रेस में आ रहा है। मंत्री जी का स्वागत। उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम आया तो बगावती बादल गरजने लगे, जोड़ तोड़ की बारिश होने लगी, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा चेहरा है और बीजेपी के लिए इस वक्त बहुत बड़ा झटका। कुमार अभिषेक के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई है। कल जहां मामले कुछ कम हुए थे, वहीं आज कोरोना के मामलों में जबरदस्त तेजी आई है। कल के मुकाबले 26,000 से ज्यादा केस सामने आए। वहीं 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की जो तादाद है वो लगभग 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है। आज देश भर में 1,94,720 नए केस सामने आए हैं और इस तरह कल और आज के बीच में आप देखेंगे तो 15% से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। यानी आप देखिए, अगर 24 घंटे में देखिए, क्योंकि कल कुछ रफ्तार धीमी हुई और ये माना जा रहा था कि क्या अब ये कह सकते हैं कि रफ्तार धीमी होगी, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। चाहे वो पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, केसेस कम होते हैं, लेकिन उसके अगले ही दिन केसेस बहुत ज्यादा सामने आते हैं और वही कुछ अभी भी हुआ है। देश के 5 जो राज्य है, वहां जरा हम आपको स्थिति दिखाएं कोरोना डेंजर वाले। ये टॉप 5 राज्य हैं, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा अगर खतरा कहीं है तो वो महाराष्ट्र में आप देख रहे होंगे। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर है। अगर दिल्ली की बात करें तो यहां बीजेपी दफ्तर में कोरोना विस्फोट हुआ है। 42 स्टाफ, जी हां 42 स्टाफ और सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सोमवार को सभी का टेस्ट हुआ था, क्योंकि मंगलवार से यहां 5 राज्यों के चुनावों पर अहम बैठक शुरू हो चुकी है। इनकी रिपोर्ट कल शाम आई, जिसमें 42 के पॉजिटिव आने की पुष्टि हो चुकी है। तो ये स्थिति फिलहाल बनी हुई है। विस्फोट कई जगह देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां 2 लाख केस का डर सता रहा है, वहीं जनता को राह दिखाने वाले नेता शहर शहर कोरोना की पाबंदियों को तोड़ते नजर आ रहे हैं। गुजरात से उत्तर प्रदेश और बिहार तक कुछ ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं, जिनमें नेताओं ने महामारी का मजाक बनाकर रख दिया है। गुजरात में कोरोना के 30,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वहां बीजेपी का एक विधायक कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाता है। सवाल है क्यों?
जिस कर्नाटक में पॉजिटिविटी रेट 10 के पार चली गई हो, वहां कांग्रेस की पदयात्रा कोरोना को लेकर उसके नेताओं की सोच पर ही सवाल खड़े करती है। जिस बिहार में कोरोना से मुख्यमंत्री तक न बच पाए हों, वहां विरोध के नाम पर सरेआम नियमों का उल्लंघन करने क्यों दिया जाता है? कोरोना की पहली लहर में जब लॉकडाउन लगा तो हम सब ने जनता को इस तरह से पुलिस के हाथों मार खाते हुए देखा। जनता की इस पिटाई की वजह नियमों को तोड़ना बताया गया। जब दूसरी लहर आई तब कोरोना का नियम तोड़ने वाली जनता से फाइन के रूप में करोड़ों रुपए सरकारी खजाने में भरा गया। लेकिन जिस भारत में कोरोना रोकने के नाम पर नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू और कहीं कहीं तो सरकारें लॉकडाउन ही लगा दे रही हैं, उसी भारत में जनता के लिए नियम बनाने वाले नेता खुलेआम नियमों का मजाक बना रहे हैं। मानो जनता से कह रहे हो कि लोकतंत्र में भले ही वो मालिक कहलाए, लेकिन असली शक्ति मुट्ठी भर लोगों के पास ही है। सबसे पहले गुजरात चलिए। जगह का नाम है खंबात, जहां मंच पर गाना गा रहे ये लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी हैं। कीर्तिदान गढ़वी के कार्यक्रमों में इस तरह से नोट उड़ना आम बात है, लेकिन कोरोना काल में सब वाकई में हैरान करता है, क्योंकि मंच पर किसी ने भी मास्क नहीं पहना है। ये वीडियो देखकर आपको एक बार तो लगेगा कि ये कोई पुराना वीडियो है, जब कोरोना का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जिस गुजरात में ओमिक्रॉन के 250 से ज्यादा मामले हों, एक दिन में 6000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हों, वहाँ इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग के तार होने से सवाल उठता है कि क्या सारे नियम और कायदे कानून सिर्फ जनता के लिए हैं? आप ये जानकर तब और परेशान हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि इस कार्यक्रम में बीजेपी के विधायक मौजूद थे। गायक के ऊपर नोटों की बारिश करते ये बीजेपी के स्थानीय विधायक मयूर रावल हैं, जिन्होंने हजारों की भीड़ में न तो मास्क पहना और न ही सामाजिक दूरी का पालन किया। अगर यही काम जनता करे तो नतीजा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेता तो नेता है। ये सब गुजरात के उस आणंद जिले में हुआ जहां बाकी राज्य के मुकाबले ज्यादा तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। आणंद जिले में 250 से ज्यादा कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। फिर भी इस कार्यक्रम में बीजेपी विधायक मयूर रावल और आणंद के जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह परमार शामिल हुए। जब पक्ष और विपक्ष एक साथ हो तो फिर नियमों की फिक्र कौन करेगा? शायद इसीलिए दावा है कि जब बीजेपी विधायक नोट उड़ाने के लिए मंच पर आए तो गायक कीर्तिदान गढ़वी ने वहां मौजूद लोगों को मास्क उतारने को कहा। सवाल उठता है कि जब कोरोना रोकने के नाम पर सरकारें दुकान और फैक्ट्रियां बंद कर जनता को घर पर बिठा रही हैं, उन्हीं सरकारों में शामिल इन नेताओं और विधायकों के लिए कोरोना के नियम कहां चले जाते हैं? क्योंकि ये रोग सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश की चुनावी लहर में नेता कोरोना की लहर को खूब मुंह चढ़ा रहे हैं। बरेली के भोजीपुरा में बीजेपी विधायक बोहरन लाल ने कोरोना प्रोटोकॉल और चुनावी आचार संहिता दोनों को एक ही झटके में किनारे कर दिया। बरेली के नित्यानंद आश्रम के इस हॉल में इकट्ठा भारी भीड़ को आप देख सकते हैं, जिन्हें 2000 कंबल बांटे गए। इस कार्यक्रम में बीजेपी विधायक बोहरन लाल मौर्य के अलावा बरेली के लोकसभा सांसद संतोष गंगवार भी मौजूद थे। जब मामले ने तूल पकड़ा तो विधायक समेत दूसरे लोगों पर आचार संहिता और महामारी अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। भोजपुरा विधानसभा क्षेत्र में कहीं किसी जगह बगैर आयोजन के एक कार्यक्रम चल रहा है और उसमें कुछ सामग्री वितरण किया जा रहा है, जिसमें वहाँ के जनप्रतिनिधि भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसकी जो संबंधित आरओ हैं एसडीएम सदर, उनसे जांच कराई गई है। जांच कराने के बाद वीडियो वायरल को देखते हुए, चूंकि उसमें जो कुछ प्रदर्शित हो रहा था उसमें जो जनप्रतिनिधि उनका फोटो स्पष्ट था, तो उसके आधार पर आयोजक के खिलाफ और अन्य सभी संबंधित के खिलाफ जो है आचार संहिता के उल्लंघन का मामला थाना भोजीपुरा में दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने हर तरह की जनसभाओं, रैलियों, रोड शो पर 15 जनवरी तक रोक लगाई है। लेकिन मानो उत्तर प्रदेश में नियमों का पालन करने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ जनता की है, क्योंकि वो तो अपनी शादी में 100 से ज्यादा लोगों को न्योता नहीं दे सकती, लेकिन नेताजी जितनी चाहे उतनी भीड़ जुटा सकते हैं। ये लखीमपुर खीरी है, जहां ये भीड़ चुनावी सभा के लिए जुटी है। पुलिस ने ऐन मौके पर छापा मारा और सभा को भंग कर दिया। साथ ही बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे और मौजूदा समाजवादी पार्टी के नेता आरएस कुशवाहा पर आचार संहिता और कोविड नियम तोड़ने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया। यूपी के बाद बिहार में नेताओं की दादागिरी देखिए। ये पटना शहर है, यहीं पर रहने वाले राज्य के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन धरना देने वाले नेता बेखबर हैं।
पीएम की सुरक्षा में सेन के खिलाफ बीजेपी दफ्तर के बाहर धरना हो रहा है, लेकिन हमने सोशल डिस्टेंसिंग पर सवाल क्या किया, नेताजी कैमरा बंद करवाने पर उतर आए। क्यों आप रोक रहे हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं आप? कैमरे पे क्यों हाथ दे रहे हैं? इसलिए तुमको बता दिया गया कि तुमको बता दिया गया। आप किसी को रोक दीजिएगा कवर करने से। हाँ, न रोके। तो क्यों आप कैमरे पे हाथ दे रहे थे? क्या कह रहे हैं? आइए बताइए हमारे प्रश्न। आइए। सोशल डिस्टेंस का पालन सोशल डिस्टेंस सब सोशल डिस्टेंस में, ठीक है। आप अपने घर में सोशल डिस्टेंस पालन करते हैं? अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ उत्तर भारत में ही नेता नियमों की परवाह नहीं करते, तो दक्षिण के राज्य कर्नाटक चलिए। ये भाजपा विधायक और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव MP रेणुकाचार्य के अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचने की तस्वीरें हैं। कहने की जरूरत नहीं कि इस भारी भीड़ में कोरोना की फिक्र किसी को नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियमों को धत्ता बताते हुए बीजेपी विधायक के समर्थकों ने धक्का मुक्की के बीच अपने नेता का स्वागत किया। कोरोना गाइडलाइंस को न मानने में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेता शामिल हैं। बिदर जिले के हरकुंड गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम में बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में आए लोगों ने मास्क नहीं पहना था। इसके अलावा कांग्रेस ने वीकेंड कर्फ्यू के दिन महारैली आयोजित करके ये जता दिया कि नियमों की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। तो सवाल सीधा है, अगर नियम तोड़ने पर जनता से जुर्माना वसूला जा सकता है, तो फिर सबके लिए नियम बनाने वालों के लिए सारे नियम कहां गायब हो जाते हैं? पटना से सुजीत कुमार, लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ गोपी मनहार, गांधीनगर, आज तक। तो जब ये नेता नियम तोड़ते हैं तो कार्रवाई तो इन पर भी होनी चाहिए। ऐसे वक्त पर जब हम देश में देख रहे हैं किस तरीके से तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने मंडरा रहा है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, पीक आ सकता है कभी भी, इस पर भी अभी नजर है। देखिए 24 घंटे में कोरोना की तेज रफ्तार दिख रही है। अगर कल देखिए तो 1,68,000 करीब नए केस आए थे, लेकिन आज अगर आप केस देखेंगे तो 1,94,000 के करीब आज केस सामने आए हैं। और अगर आप अंतर देखेंगे कल से और आज में, अगर अंतर देखिए तो 26,000 के करीब ज्यादा केस सामने आए हैं कल और आज में। अगर आप इजाफा परसेंटेज वाइज देखें तो 15.8% इजाफा हुआ है। जब अब देखिए ये केसेस जो बढ़ रहे हैं, नेता मानने को तैयार नहीं। जब नेता ही नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं तो जनता भी कायदे को ताक पर रखती दिख रही है। अब जरा राजस्थान की एक तस्वीर दिखाएं। राजस्थान में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि उसके आगे प्रशासन भी नतमस्तक हो गया। वहीं बिहार में बसों में ठूस ठूस कर लोग भरे जा रहे हैं, सवारियां भरी जा रही हैं और कोरोना के जितने नियम हैं उनको ताक पर रख दिया गया है। जिस राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू लगा हो, जिस राजस्थान में 12वीं तक स्कूल बंद हो, जिस राजस्थान में शादी में 50 लोगों को ही आने की छूट हो, उस राजस्थान की तस्वीर है ये, जहां हजारों श्रद्धालु कोरोना के खतरे के बीच खड़े हैं। नियमों के मुताबिक तो राज्य में बढ़ते केस को देखते हुए प्रशासन को इन्हें शहर में दाखिल होने से पहले ही रोक देना चाहिए था, लेकिन जब उसने ऐसा नहीं किया तो राजस्थान से तस्वीर देखने को मिली। मेहंदीपुर बालाजी में उमड़ा श्रद्धालुओं का ये जनसैलाब बता रहा है कि कोरोना के नाम पर सरकारें सिर्फ गाइडलाइन से आगे ही नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि अगर प्रशासन सतर्क होता तो ये महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग इस भीड़ में शामिल नहीं होते। लोगों को लगा कि ये मंदिर कोरोना की वजह से जल्दी बंद हो सकता है, तो देश भर से लोग यहाँ पहुँचने लगे। लेकिन प्रशासन की नींद ये तस्वीर वायरल होने के बाद टूटी और उसने आनंद फानन में मंदिर बंद करवाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। आप पूछेंगे कि प्रशासन ने ऐसा पहले क्यों नहीं किया, तो इसकी सबसे बड़ी वजह प्रशासन की सतर्कता की कमी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो दौसा में ही किसान सम्मेलन के नाम पर हजारों लोगों की भीड़ नहीं जुटती। ये उस राजस्थान की तस्वीर है जिसके मुख्यमंत्री और उनका पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ चुका है। फिर भी राज्य का प्रशासन कोरोना को लेकर गंभीर नहीं दिखता और ऐसे आयोजनों पर आंखें बंद करके बैठा है।
राजस्थान की तरह बिहार के मुख्यमंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, फिर भी बिहार में कैसे फ्री में कोरोना बांटा जा रहा है, उसका एहसास आपको मोतिहारी की खचाखच भरी ये बस करवाएगी। सरकारी बस में सवारियों को ठूस कर भरा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नियम यहाँ पर काम नहीं करता और कोरोना को लेकर जागरूकता के तो कहना ही क्या। जो सोच रहे हैं गरीबों को मौत की घाट उतारने का, भूखे मारने का, ये काम धंधा चौपट करने का, वही मरेंगे। नेता ही सबके लिए कोरोना नहीं है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई उसको लेकर अब कमेटी का गठन हुआ है। तो आपको बता दें बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। पीएम की सुरक्षा में चूक पर 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण, अब क्या चूक रही, कहां खामी रही, कहां गलती हुई, कहां लापरवाही हुई, अब ये 4 सदस्यीय जो कमेटी है वो अब इस पर आगे जांच बढ़ाएगी। तो पीएम की सुरक्षा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला, 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कोर्ट की तरफ से कर दिया गया है। संजय शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके और अपडेट के साथ। संजय, 4 सदस्यों की कमेटी कब से जांच शुरू करेगी? जी हाँ, 4 सदस्यों की कमेटी, ये कहा गया है कि बस अब जांच शुरू कर देगी, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा करेंगी और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में 4 सदस्यों की जांच कमेटी इस मामले में जांच शुरू करेगी और साथ ही वो रिकमेंडेशन भी देगी कि आइंदा से पीएम की सिक्योरिटी को लेकर किन किन नॉर्म्स को फॉलो किया जाए। तो उम्मीद की जा रही है कि एक विस्तृत गाइडलाइन भी आएगी जो मौजूदा कानून और एक्ट हैं उनको और सपोर्ट करेगी और उनके बारे में जो गुफक्स हैं उनको दूर करेगी। ऐसी गाइडलाइन की उम्मीद की जा रही है। अभी तक ये तो नहीं बताया गया कि कितने दिनों में, टाइम फ्रेम नहीं बताया गया कि कितने दिनों में कमेटी अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। इंतजार कर रहे हैं कि विस्तृत आदेश सुप्रीम कोर्ट का आए जिसमें ये पता चले कि आखिर समय सीमा क्या है और इसके अलावा बाकी और डिटेल्स क्या। सदस्य कौन कौन होंगे कमेटी के? सदस्य में सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन साफ कर दिया था कि एनआईए के अधिकारी होंगे, इसके साथ ही पंजाब के सिक्योरिटी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल होंगे, एडीजी सिक्योरिटी के, और इसके साथ ही एक आईबी के अधिकारी को भी इसमें शामिल करने की बात कही गई। संजय, खबरें ये भी थी क्योंकि कोर्ट में जब पहली बार इस मामले पर सुनवाई हुई उस वक्त कहा गया कि राज्य और केंद्र एक साथ में बैठकर कुछ तय कर ले, एक कमेटी जिस पर दोनों की सहमति बने। आज कोर्ट के सामने क्या इस पर बात हुई, क्या सहमति नहीं बनी, जिसके बाद कोर्ट ने अपनी तरफ से 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया? ये सारी बातें तो पिछली सुनवाई में साफ हो गई थी, जिसमें ये पता चल गया था कि केंद्र को पंजाब सरकार की कमेटी पे भरोसा नहीं और पंजाब सरकार को केंद्र की कमेटी पे भरोसा नहीं। तो कोर्ट ने साफ कर दिया था कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक कमेटी होगी जिसमें ये सारे लोग शामिल होंगे। उस दिन ये साफ कर दिया था। आज तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जिनकी अगुवाई में ये कमेटी काम करेगी उनके नाम की घोषणा होनी थी और बाकी समय सीमा, इसके अलावा कोर्ट ने तो साफ कर ही दिया है कि इसमें फर्दर और डायरेक्शन भी कमेटी कुछ गाइडलाइन भी जारी करेगी जिससे कि भविष्य में इस तरह का कोई गुफत ना हो। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम की सुरक्षा में चूक पर 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है और अब ये जो कमेटी है ये इस तरीके से तय करेगी कि आखिरकार लापरवाही किस पॉइंट पर हुई है, उस पर अब जांच आगे बढ़ेगी। रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा इसमें होंगे। सभी मौजूदा जांच कमेटी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक भी इसी के साथ साथ लग गई है। संजय, तो पीएम की सुरक्षा में चूक पर 4 सदस्यीय कमेटी का गठन फिलहाल कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला इस लिहाज से, और आगे भी ये तय किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में या कोई भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए किस तरीके से गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करने चाहिए, किस तरीके से और कदम उठाने चाहिए, इस पर चर्चा होगी। पीएम की सुरक्षा में चूक पर 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है। अब जांच इस दिशा से आगे बढ़ेगी। इसी के साथ साथ जो जांच अलग अलग चल रही थी, क्योंकि पंजाब सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया था इस पूरे मामले पर जांच करने को लेकर, उसे भी अब रोक दिया गया। यानी जो भी जांच अभी तक अलग अलग कमेटियां कर रही थी उनको रोक दिया गया। कमेटी में डीजी एनआईए, डीजी चंडीगढ़, एडीजीपी पंजाब ये मौजूद रहेंगे और अब ये 4 सदस्यीय कमेटी आगे जांच करेगी कि कहां पर चूक रह गई।
सभी मौजूदा जांच कमेटियां इसी के साथ साथ वो अब जांच नहीं करेंगी। पीएम की सुरक्षा में जो चूक हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सभी जो मौजूदा जांच कमेटी हैं उनको कोर्ट ने उन पर रोक भी लगा दी है, यानी अब वो आगे जांच नहीं कर पाएंगे। पीएम की सुरक्षा में चूक पर 4 सदस्यीय कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर दिया गया है और अब जांच यही कमेटी आगे करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये 4 सदस्यीय कमेटी का जो गठन किया, अब ये जल्द ही पूरा जिम्मा, पूरे दस्तावेज अपने हाथों में लेंगे और उसके बाद जांच को आगे बढ़ाएंगे। रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा जांच कमेटी के प्रमुख होंगे, उनके निगरानी पर ही जांच आगे बढ़ेगी। और इसी के साथ साथ जो पंजाब सरकार की तरफ से या केंद्र की तरफ से जो कमेटियां बनाई गई थी, जांच जो कर रही थी, वो भी अपने दस्तावेज इनको सौंप देंगे। वो जांच कमेटियां अब आगे जांच नहीं करेंगी। तो रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा जांच कमेटी की प्रमुख और उन्हीं के निगरानी पर इसकी जांच होनी है। तो अब देखिए, कुल मिलाकर जब सुनवाई शुरू हुई तो एक प्रमुख बात रखी गई, ये कहा गया कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार मिलकर क्या कोई ऐसी कमेटी बना सकते हैं जो दोनों जिस पर राजी हो, जिस पर भरोसा हो। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में आखिरकार चूक कैसे हुई, ये कमेटी जांच करे। लेकिन पिछली सुनवाई में ही तय हुआ कि दोनों को एक दूसरे की जांच कमेटियों पर भरोसा नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि कमेटी का गठन होगा। आज ऐलान हुआ, कमेटी में डीजी एनआईए, डीजी चंडीगढ़, एडीजीपी पंजाब मौजूद होंगे और रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा जांच कमेटी के प्रमुख होंगी। फिलहाल ये अपडेट सामने आया है। सत्येंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। सत्येंद्र, यानी देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी बना दी है, अब ये कमेटी जांच की दिशा को आगे बढ़ाएगी। जी देखिए, इससे पहले ही अगर इस पूरे मामले की बात करें, पंजाब में जमकर राजनीति हो रही है और पंजाब सरकार और केंद्र कहीं ना कहीं आमने सामने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरीके से बहस हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष रखते हुए यही जता रही कि उन्होंने किसी तरह की कोई गलती नहीं है। एजेंसियों की बात माने, बल्कि पंजाब सरकार कह रही थी कि इस पूरे मामले में जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, खासकर एसपीजी, आईबी, उनका भी फेलियर रहा है। हालांकि इससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा खुलासा आज तक ने किया है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के अधिकारी हैं और वो मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है और उनके ऊपर से दबाव था कि किसी भी तरीके से सख्ताई ना करें, नरमाई बरतें। कहीं ना कहीं तो इस पूरे मामले पर जहां अब राजनीति हो रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े और छोटे नेता इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की सरकार और पंजाब के डीजीपी पर निशाना साध रहे थे। और अब इसमें एक कड़ी ये भी जुड़ गई है कि जो विपक्षी दल है, खासकर अकाली दल, पंजाब की एक बड़ी पार्टी है, कल उसके नेता विक्रम मजीठिया ने कहा था कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पीएम की जान को खतरा था और ये एक साजिश थी जो मुख्यमंत्री ने रची, जिसमें गृह मंत्री और डीजीपी शामिल थे। तो कुल मिलाकर अब उम्मीद है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की ये कमेटी दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। लेकिन विधानसभा चुनाव सर पर है और चुनावी मौसम में चाहे कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, वो एक राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। लिहाजा इस पूरे मामले पर जमकर हो रही है और अब उम्मीद यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ये कमेटी है वो दूध का दूध और पानी का पानी करेगी और उसके बाद ये भी पता चल जाएगा कि दरअसल गलती किसकी थी और इसमें किसने जो है पूरे घटना में लापरवाही बरती है। अर्पिता, बिल्कुल। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा ये जांच कमेटी बनाई है, 4 सदस्यीय कमेटी, जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया और अब ये जांच कमेटी ही जांच को आगे बढ़ाएगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, पंजाब ने हाई लेवल एक कमेटी का गठन किया था जो जांच को आगे बढ़ाने वाली थी। अब जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे इन जांच कमेटी के सदस्यों को दी जाएगी। जो रिटायर्ड जज है इंदु मल्होत्रा, वो इस कमेटी की प्रमुख होंगी, उनके निगरानी में ये जांच अब आगे बढ़ेगी और अब तय होगा कि आखिरकार जवाबदेही किसकी थी, लापरवाही कहां से हुई, कहां किस पॉइंट पर चूक रह गई। अब ये जांच कमेटी आगे इस विषय पर जांच करेगी। कमेटी में डीजी एनआईए, डीजी चंडीगढ़, एडीजीपी पंजाब, ये भी कमेटी में मौजूद रहेंगे। पीएम की सुरक्षा में चूक पर ये 4 सदस्यीय कमेटी कोर्ट की तरफ से बनाई गई। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये संकेत दे दिया था, क्योंकि पंजाब सरकार और केंद्र दोनों इस बात पर सहमति नहीं जता पाए थे कि एक कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए जिस पर दोनों की सहमति हो, यानी पंजाब सरकार भी उस पर भरोसा करे और केंद्र सरकार भी उस पर भरोसा करे। हालांकि पंजाब सरकार ने अपने तरीके से एक कमेटी
कमेटी गठित की थी जिस पर केंद्र को भरोसा नहीं था और केंद्र की कमेटियों पर पंजाब सरकार को भरोसा नहीं था, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से कहा गया कि क्या आप दोनों मिलकर एक कोई ऐसी कमेटी बना सकते हैं जिस पर आप दोनों को भरोसा हो। लेकिन जब इस पर सहमति नहीं बनी तो कोर्ट ने अपनी तरीके से अब आगे फैसला लिया है और अब 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कोर्ट की तरफ से किया गया। अब ये जो कमेटी है ये सारे दस्तावेज अपने पास रखेगी, सीसीटीवी और जो हालात थे, अब आगे इस पर जांच चलेगी। संजय शर्मा हमारे साथ लगातार मौजूद है। यानी संजय, वो सहमति बनी नहीं जिसके बाद कोर्ट ने ये कमेटी का गठन कर दिया है और अब ये कमेटी जो है ये आगे अपनी जांच को बढ़ाएगी। जाहिर तौर पर जो दस्तावेज पंजाब में जो कमेटी गठित हुई थी पंजाब सरकार की तरफ से उनसे भी वो लेंगे, केंद्र की तरफ से भी जो, यानी सारे दस्तावेज खंगालेंगे और अब आगे जांच को बढ़ाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से ये कह दिया गया है कि वो अपने सारे दस्तावेज, जितने भी सबूत हैं, जितने दस्तावेज हैं, वो सारी चीजें कमेटी के चेयरपर्सन को वो सुपुर्द कर दें। और इसके साथ ही उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में ये भी कहेगा कि समय सीमा कितनी होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कह दिया कि अर्लीस्ट पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकेगा कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट दे देगी। साथ ही ये भी कहा गया कि कमेटी जांच रिपोर्ट के साथ साथ कुछ रिकमेंडेशन भी देगी, जिससे पहले तो ये पता लगाएगी कि आखिर इस पूरे जांच में गुफक कहाँ रहा, कैसा रहा और क्यों रहा, इसकी वजह क्या है। और इसके साथ ही ये भी पता लगाएगी, ये भी कहेगी कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए ताकि प्रधानमंत्री जैसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की सुरक्षा में किसी तरह की कोई कमी नहीं रह जाए, सुरक्षा की राह में कोई रोड़े ना आए।